नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मेरा नाम विपिन, आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम चर्चा करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। इससे पहली क्लास में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यानी प्रथम मराठा और अंग्रेजों का जो युद्ध था, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसकी मैंने आपको ट्रिक भी दी थी और ट्रिक क्या थी कि सूरत सुंदर है बड़ी साली की। और किस तरीके से सूरत से सूरत की संधि आई थी, सुंदर से पुरंदर की संधि आई थी, बड़गांव में बड़ी साली के नाम से बड़गांव का समझौता आया था और साली से सालवाई की संधि आई थी। तो पहले मैंने आपको इतना समझा दिया था। यहां तक है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्या है ये? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था। दरअसल अब जो हमारा पढ़ने का मोटिव है वो मेंस को कवर करना नहीं है, वो प्रीलिम्स को ध्यान में रखना अभी, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। तो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट यहां से ये होता है कौन सी संधि कब हुई और किसके साथ हुई। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। चलिए जरा देखते हैं। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसकी मैं समरी में आपको रीजंस बता देता हूं। जब एंग्लो मराठा संधि हो गई थी और लास्ट की जब संधि हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि 20 साल तक, सालवाई की संधि में ये बोला था कि 20 साल तक अंग्रेज और मराठा एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि 20 साल तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलता रहा। लेकिन 95 में क्या हुआ कि 95 में हुआ कि माधवराव द्वितीय की हो जाती है मृत्यु। जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर उस गद्दी को संभालने के लिए, उस गद्दी पर दावा ठोकने के लिए जो बाजीराव द्वितीय था, जो राघोवा का पुत्र था, रघुनाथ राव का, वो अपना दावा लगाता है और वो अंग्रेजों से साठगांठ भी कर लेता है। और अंग्रेजों का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा था कि उनकी जो मराठा साम्राज्य है उसमें अब चलने लगी थी। और जो नाना फडणवीस थे वो अब वृद्ध होने लगे थे, यानी बूढ़े होने लगे थे। तो उनका भी जो नियंत्रण है उतना साम्राज्य पर नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने साठगांठ करके बाजीराव द्वितीय को गद्दी पर बिठा दिया। इसको? बाजीराव द्वितीय को। अब जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को दे दिए। नाना फडणवीस ने अपनी जो आवाज है वो उठाई, लेकिन बड़े बूढ़े थे, अब बात नहीं चल पाई उतनी, और किसी बीमारी के चलते उनकी हो जाती है मृत्यु। फिर उसके बाद नाना फडणवीस की जब मृत्यु होती है तो अब पेशवाई का जो पद है वो अन्य लोग भी अब लेने की फिराक में ढूंढने लगे। और उसमें दो नाम सामने आते हैं। पहला नाम जो था वो दौलत राव शिंदे का था, दौलत राव शिंदे। और दूसरा था जसवंत राव होलकर। दरअसल ये जो होलकर थे वो इंदौर के थे, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इंदौर के होलकर थे। दोनों में इस बात पे अब लड़ाई होने लगी पेशवाई की गद्दी अब कौन लेगा। तो पूना में ये लड़ाई हुई और युद्ध जब हुआ तो बाजीराव द्वितीय ऑब्वियसली शिंदे का ही वो साथ देगा, क्योंकि पूना के हैं और पूना में लड़ाई हो रही है, तो बाजीराव द्वितीय ने शिंदे का साथ दिया। लेकिन ये जो जसवंत राव होलकर हैं ये बहुत प्रतापी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ही हरा दिया। इसको? बाजीराव द्वितीय को भी और शिंदे को भी। तो इस तरीके से हुआ कि होलकर की जो सेना है वो दोनों पे भारी पड़ती है। जो जो शासक की गद्दी थी जिसपे रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय बैठा हुआ था, कौन? बाजीराव द्वितीय जो बैठा हुआ था उसको हटा के उसकी जगह धर्म भाई नाम का एक व्यक्ति था उसे बिठा दिया। किसने? जसवंत राव होलकर ने। अब जब ये बैठा तो जो गद्दी पर बैठा हुआ राजा है वो अपनी जो सत्ता है उसे हाथ से जाते हुए तो नहीं देखेगा, और वो यहाँ से भागता है। कहाँ भागता है? पेशवा यहाँ से भाग के अंग्रेजों के पास पहुंचता है। अंग्रेजों से क्या कहता है? महाराष्ट्र में ही एक जगह है जिसका नाम है वसई। तो वसई ना जगह पे वो पहुंचता है अंग्रेजों के पास। तो वहां अंग्रेजों से कहता है कि आप मुझे कैसे भी बचा लीजिए और आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। अंग्रेजों के पास जब ये पेशवा पहुंचता है, किस जगह पे? वसई जगह पे ये पहुंचता है। तो वसई में जब ये पहुंचा तो इसने कहा कि महाराज मुझे बचा लो। तो देखो, महाराज दूसरों से महाराज कह रहे हैं हम कि मुझे बचा लो और मुझे आप कैसे भी करके ये राज दिलवा दो, क्योंकि ये तो पहले से ही रघुनाथ राव का लड़का है। तो रघुनाथ राव तो पहले से ही अंग्रेजों की शरण में जाता रहा है, तो बाजीराव क्यों नहीं जाएगा? तो बाजीराव द्वितीय भी चला गया।
और इसने वहां जाके वसई में एक संधि कर ली, इसी का नाम वसई की संधि के नाम से जानते हैं। तो ये संधि कब हुई? 1802 में हुई। कब? 1802 में, यानी 31 दिसंबर 1802 में कौन सी संधि होती है? वसई की संधि। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये पेशवा यहाँ अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहा है कि किस तरीके से मैं अपना जो साम्राज्य है वो तुम्हें सौंप दूंगा जब आप मुझे गद्दी पर बिठा दोगे। तो यहाँ अंग्रेजों ने कहा ठीक है चल बैठ, इसको चेयर दो, इसको बिठाओ। उसको बिठाया गया और बोले कि पहली बात सुन कि हम तुझे सेना की 6 बटालियन देंगे, लेकिन 6 की 6 बटालियन का खर्चा तू खुद उठाएगा। और वो कैसे उठाएगा? कि तुझे इस ये खर्चा उठाने के लिए हमें कुछ क्षेत्र अपने हमें सौंपने होंगे। जो अपने कुछ क्षेत्र हैं वो हमें सौंप दो इसके लिए। उसने कहा ठीक है मैं ये सारे क्षेत्र आपको सौंपता हूँ, क्योंकि वो तो हारा हुआ है, उसके पास है क्या? उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए सब कुछ पड़ा था। जीतने मतलब मुफ्त में ही तो मिल रहा था, उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मार पीट के भगा दिया था साम्राज्य से। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। फिर कहा कि किसी भी यूरोपीय को, चाहे कोई फ्रांसीसी हो चाहे कोई भी हो, अपनी सेवा में नहीं रखा जाएगा और जो जो रखे हैं उन सबको निकाल के भगाओ। तो उसने कहा ठीक है साहब ये भी हो जाएगा। साथ ही जो सूरत और बड़ौदा का जो क्षेत्र है वो अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, वो हम लेंगे। तो उसने कहा ठीक है तुम ये भी ले लो। फिर उसने कहा कि सुन एक बात और भी है, वो क्या है कि किसी भी विदेशी या किसी भी राजा के साथ या किसी भी क्षेत्रीय राजा के साथ संबंध रखने के लिए तुझे हमारी अनुमति लेनी होगी। और ऐसी अनुमति किससे लेनी होगी? तेरे पास एक अपना रेजिडेंट रख देंगे और वो रेजिडेंट तुझे बताएगा कि किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं, चाहे विदेशी संबंध हो चाहे क्षेत्रीय राज्यों के साथ संबंध हो। बोला ठीक है हमें ये भी मंजूर है। जब ये सारी बातें इसके हाथ से निकल गई तब उसे एहसास भी हुआ कि यार मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से गया तो जाते जाते उस टाइम का उनका एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऑर्थर वेलेजली। ऑर्थर वेलेजली। तो ये दरअसल जो वेलेजली का भाई था, ठीक है। तो ऑर्थर वेलेजली जब आया तो उसने कहा कि जो पेशवा तुम्हारा हार गया था ना उसको हम पुनः दोबारा दे देंगे। पेशवा को हम पुनः क्या दे देंगे? दोबारा दे देंगे। उसे हम जो होलकर है उसे समझा के, नहीं मानेगा तो मार के भी समझा देंगे। पूना को दोबारा लौटाने का विश्वास इसको दिलाया गया कि ठीक है पूना तुझे दोबारा मिल जाएगा, हार गया कोई बात नहीं, होलकर को समझा देंगे, ठीक है। अब जब ये आता है तो जैसे ही पहुंचेगा मराठाओं के दरबार में कि यार मैं तो संधि करके आया हूँ, अब मेरे साथ अंग्रेज हैं, तब मराठाओं ने सबसे पहले तो इसके ऊपर लाठी डंडे लेके वो चढ़ गए कि ये संधि करने गया कैसे। और जब ये लाठी डंडे लेके चढ़े तो अंग्रेजों ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने सपोर्ट किया तो युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध की स्थिति में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। और कब की बात है ये? क्योंकि दिसंबर में तो संधि हुई थी, तो दिसंबर में तो खैर पहुंच नहीं जाएगा, कुछ दिन खातिर पानी करा के अंग्रेजों से फिर ये 1803 में पहुंचा था। कब? 1803 में। तो 1803 से लेके 1805 तक दूसरा एंग्लो मराठा वॉर चलता है। कौन सा? दूसरा एंग्लो मराठा वॉर। और ये जो एंग्लो मराठा वॉर है दरअसल इसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। चाहे जसवंतराव होलकर हो, चाहे भोसले हो, चाहे सिंधे हो, इन तीनों को हार का सामना अलग अलग जगह पे करना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी जगह है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जैसे संधि इससे कर ली तो वो तो ये सोच रहा था कि अब तो पूरा साम्राज्य अपना है, क्योंकि मराठा साम्राज्य का जो मेन मुखिया है उसके साथ हमारी संधि हो गई तो मराठा तो अपने हुए। लेकिन पेशवा ये सोचे हुए थे कि हमने यहाँ के मुखिया को मार के भगा दिया, अब हमारी सत्ता है। अब जब दो सत्ताएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो फिर लड़ाई की स्थिति तो बनती है। वेलेस्ली ने महादजी शिंदे से कहा, क्योंकि दरअसल क्या था, मराठा अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। सिंधे अलग क्षेत्र में थे, बड़ौदा के जैसे गायकवाड़ हो गए वो अलग क्षेत्रों में थे, ऐसे ही जो होलकर हैं वो अलग क्षेत्र में थे, इंदौर क्षेत्र में। जो सिंधिया है वो ग्वालियर वाले क्षेत्र में थे, सिंधे को ही सिंधिया जो है वो ग्वालियर वाले क्षेत्र में थे। तो ग्वालियर पे कब्जा करने के साथ साथ पूरे मराठा में भी उनका जो प्रभाव था। जब लॉर्ड वेलेस्ली मराठाओं के पास आता है तो वो कहता है कि चाहे सिंधे हो चाहे भोसले हो, वो दोनों बरार वाले क्षेत्र को छोड़ के आ जाओ। बरार के क्षेत्र में ये उस समय अपना प्रभाव जमाने गए हुए थे दोनों। तो दोनों दक्षिण में जो क्षेत्र है, आपने पढ़ा होगा दक्कन सल्तनत में, दक्कन सल्तनत में एक क्षेत्र पड़ता है बरार, बरार बीदर अहमदनगर जो क्षेत्र है उन्हीं में एक जगह है जिसका नाम है बरार। तो आप बरार के क्षेत्र को छोड़ के आ जाओ और जो जो तुम्हारे क्षेत्र हैं कौन कौन से, तुम चले जाओ अपने ग्वालियर में और तुम भोसले चले जाओ अपने नागपुर में। तो ये बात जब उन्होंने सुनी, किसने? चाहे भोसले हो चाहे सिंधे हो, दोनों ने सुनी तो उन्होंने कहा ये हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है भाई। अब इन दोनों में स्थिति हो जाती है युद्ध की।
कौन सी? युद्ध की स्थिति। तो शिंदे और भोसले दोनों की जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के साथ होती है। कब? सबसे पहले 1803 में। कब? 1803 में। 7 अगस्त वगस्त तो याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना 1803 में सिंधे की जो लड़ाई है वो होती है किससे? अंग्रेजों के साथ। और जब लड़ाई होगी तो डेफिनेटली सिंधे नहीं जीत सकते अंग्रेजों से, क्योंकि सिंधे अकेले लड़ रहे हैं, अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना है। तो ये हार जाते हैं और हारने के बाद इन्होंने जो संधि की, उस संधि का नाम है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। क्या नाम है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, याद रखेंगे। फिर जो दूसरे हैं, क्या नाम? भोसले। जब भोसले भी अंग्रेजों से भिड़े तो डेफिनेटली वो भी हारेंगे। तो उन्होंने कौन सी संधि कर ली? उन्होंने कर ली देवगांव की संधि। कौन सी? देवगांव की संधि। ठीक है। तो 1803 में किसकी संधि होती है? दो संधियां हुई 1803 में। पहली सुरजी अर्जुन गांव की संधि, दूसरी देवगांव की संधि। क्लियर है? जब सिंधे और भोसले दोनों हार जाते हैं, अब नंबर आता है होलकर का, क्योंकि होलकर का भी प्रभाव था मराठा साम्राज्य में। उनको भी राजापुर घाट की संधि के साथ चुप कर दिया। कैसे? राजापुर घाट पे उन्हें हराया गया और हराने के साथ साथ उनसे एक संधि की गई और इस तरीके से होलकर भी शांत हो गए। तो तीन जो प्रमुख पेशवाई के दावेदार थे मराठा साम्राज्य में, उन तीनों को हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अब मराठाओं में कुछ नहीं बचा। तो इनके साथ साथ मराठाओं ने भी हार को स्वीकार कर लिया और जो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर है वो अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और उसे हमने याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक बनाई है, जिससे अब मैं आपको सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की जो संधियां हैं उन्हें ट्रिक से बताता हूँ। कैसे? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कौन सी संधि किसके साथ हुई। तो वसई की जो संधि थी वो किसके साथ हुई? बाजीराव द्वितीय के साथ हुई, बाजीराव सेकंड के साथ। फिर देवगांव की संधि किसके साथ हुई? तो देवगांव की जो संधि है वो भोसले के साथ हुई, भोसले के साथ हुई। फिर अर्जुन गांव की जो संधि है, सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो किसके साथ हुई? शिंदे के साथ हुई। और राजापुर घाट की संधि किसके साथ हुई? जसवंत राव, जसवंत राव होलकर के साथ। किसके साथ? जसवंत राव होलकर के साथ। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो संधियां हैं किसकी? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, ये किस किस के साथ हुई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इन संधियों को हम एक ट्रिक से कैसे समझेंगे? तो आपको पता होगा कृष्ण को वसुदेव भी बोलते थे, वसुदेव कृष्ण। ठीक है। वसुदेव कृष्ण महाभारत में किस लिए लड़ रहे थे? ताकि अर्जुन का राज आ जाए, मतलब पांडवों का राज आ जाए। तो इसीलिए यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे कि वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव अर्जुन का राज हो। क्या लिखेंगे आप इसे? वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव अर्जुन का, अर्जुन का राज हो। तो वसुदेव अर्जुन का राज हो कैसे याद करेंगे? वसई की संधि, फिर अर्जुन गांव की संधि, ठीक, फिर उसके बाद राजापुर घाट की संधि। तीन संधियां हुई हैं, वो आसानी से याद कर सकते हैं। वसई का वी और बाजीराव का भी वी। ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। बाकी देवगांव की संधि भोसले के साथ हुई है। देव कौन है? भगवान है, तो भगवान का भय आ गया यहाँ से। देव भगवान का भोसले के साथ हो गया। फिर अर्जुन गांव है, सुरजी अर्जुन गांव, तो सुरजी का यहाँ छोटा सा है और यहाँ बस बड़ा सा है, सिंधे से हो जाएगी ये संधि। और फिर राज किसका करना है? राजापुर घाट की संधि है, तो जसवंत राव होलकर। यहाँ पर जो राव है वो यहाँ राज है। ठीक है। इस तरीके से आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आप एक बार ट्रिक समझ जाएंगे तभी ये आसान है। ठीक है। फिर अगली जो ट्रिक है वो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसके बारे में है अब ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है? जब बसई की संधि हो जाती है तो उसके बाद मराठा राज्य में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता, सिर्फ संधियां और युद्ध पढ़ने को बचते हैं, बाकी उनमें इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध है तो उसकी प्रमुख संधियां आपको ध्यान रखनी है, जैसे नागपुर संधि, ग्वालियर संधि, पूना संधि और मंदसौर की संधि। इन संधियों को कैसे याद रखेंगे? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक कैसे? ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के लिए ये जो चार संधियां हैं इनकी ट्रिक है नरेंद्र जी प्रधानमंत्री। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। मोदी तो उनका सरनेम है, नाम तो उनका नरेंद्र है, तो इसलिए नरेंद्र जी प्रधानमंत्री। या कैसे याद रखेंगे? देखो, एन है वो नागपुर की संधि के बारे में बात कर रहा है। एन किसके बारे में बात कर रहा है? नागपुर की संधि। फिर जो हमारा जी है फोर ग्वालियर के बारे में बात कर रहा है, जी फोर ग्वालियर के बारे में बात कर रहा है। फिर
पी, जो हमारा पीएम का पी है वो पूना के बारे में बात कर रहा है, और मिनिस्टर का जो एम है वो मंदसौर के बारे में बात कर। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, नरेंद्र जी पीएम और नागपुर, ग्वालियर, पूना और मंदसौर की संधि। क्लियर है? आसान है, ट्रिक से आप याद कर लेंगे। उसके लिए क्या ट्रिक बनाई थी मैंने? वसुदेव जी अर्जुन का क्या हो? वसुदेव अर्जुन का राज हो, वसुदेव अर्जुन का राज हो, और नरेंद्र जी पीएम। इस तरीके से हमने सेकंड और थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर है उनकी संधियों के बारे में चर्चा कर ली, उनके युद्ध के बारे में चर्चा कर ली। अब जो मेन है वो हम आगे पढ़ेंगे एंग्लो सिख वॉर के बारे में। तो अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी हम क्लास डालेंगे आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।